नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत कोड नंबर 122 का आदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर लेकर। यह सैंपल पेपर 4 भागों में दिया हुआ होता है। पहला अपठित अवबोधनम, रचनात्मक कार्यम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, पठित अवबोधनम। सबसे पहले है अपठित अवबोधनम। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आइए शुरुआत करते हैं। ग्रीष्म कालानंतरम वर्षा कालः आगच्छति। गर्मियों के बाद वर्षा ऋतु आती है। आकाशे सूर्यम आच्छाद्य मेघाः इतस्ततः विहरन्ति। आकाश में सूर्य को ढककर बादल इधर उधर विचरते हैं, घूमते हैं। तदा कृषकाः मुदिताः भवन्ति। तब कृषक यानी किसान प्रसन्न होते हैं। यदा वृष्टिः भवति, जब बारिश होती है। तदा यानी तब भगवतः आशीर्वादा इव, भगवान के आशीर्वाद के समान जल बिंदवः भुवि निपतन्ति, पानी की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। आकाशे मेघाः नितराम गर्जन्ति, आकाश में बादल निरंतर गरजते रहते हैं। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भवति, सभी जगह बादलों की गर्जना भयंकर होती है। तदा मयूराः केकारवम कुर्वन्तः, जब बादल गरजते हैं तो मोर केकारवम कुर्वन्तः, केका मोर की आवाज को कहते हैं केका, तो केका करते हुए मुदिताः भूत्वा प्रसन्न होकर नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, केका करते हैं, प्रसन्न होते हैं। नद्यः तडागाः च जलपूर्णाः भवन्ति, नदियां और तालाब पानी से भर जाते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति, किसान खेतों को जोतकर बीज बोते हैं। क्रमेण सस्य संपदा वर्धते, इसी प्रकार क्रम से फसलें बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं। परम यदा अतिवृष्टि भवति, लेकिन जब अधिक बारिश होती है, बाढ़ आती है, तदा महती विपदा संजायते, उस समय बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघूनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति, नदियों के किनारे पर उपस्थित छोटे छोटे घर पानी में डूब जाते हैं। पशु पक्षिणः लघवः प्राणी च म्रियन्ते, और पशु पक्षी छोटे छोटे प्राणी मर जाते हैं। एवमेव अनावृष्ट्या अपि आपदः संभवन्ति, इसी प्रकार अनावृष्टि, अनावृष्टि यानी बारिश न होना, और यहां दिया था अतिवृष्टि यानी बारिश अधिक होना। तो जब बारिश नहीं होती है, सूखा अकाल पड़ता है, तब भी आपदा संभवन्ति, मुसीबत आती है, आपदा आती है। तदा जलस्य अभावेन तडागाः शुष्यन्ति, उस समय जब सूखा पड़ता है तो पानी के अभाव से, पानी की कमी के कारण तालाब सूख जाते हैं। वृक्षाः विनश्यन्ति, और पेड़ नष्ट हो जाते हैं। कृषि कर्म असाध्यम भवति, और खेती का कार्य असाध्य हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कृषिम विना धान्योत्पत्ति ही एव न भवति, यानी जब बारिश नहीं होगी तो कृषि यानी खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो धान्य यानी अनाज नहीं होगा। इस प्रकार प्राण धारण वस्तु नाम अभावेन जनाः क्लेशम अनुभवन्ति, इस प्रकार जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। क्रमशः जीवनम एव दुर्वहम भवति, इस प्रकार जीवन ही बड़ा कष्टमय दुखदायक हो जाता है। अतिवृष्टे अनावृष्टे च, यानी अतिवृष्टि बारिश अधिक होना और अनावृष्टि बारिश न होना, दोनों ही कारणों का मूलम मानव एव, दोनों का कारण, मूल कारण कौन है? मानव ही है। सघन विपिना नाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, सघन जंगलों को अनियंत्रित यानी बेतहाशा काटने के कारण पर्यावरण असंतुलित होता है। पर्यावरण प्रदूषणेन ऋतूनाम गतयः परिवर्तिताः भवन्ति, पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऋतुओं की गति परिवर्तित होती है, यानी ऋतुओं की जो टाइमिंग है वो अलग हो गई है, शिफ्ट हो गई है। अतः पर्यावरणस्य संरक्षणाय वयम जागरूकाः भवेम, इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न दिया जाता है एक पदेन उत्तरत। पहला है कुत्र मेघाः इतस्ततः विहरन्ति,
बादल कहाँ पर इधर उधर घूमते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हमें पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने होते हैं तो क्रिया पर ध्यान दीजिए, इतस्ततः विहरन्ति। तो इस पे हम ध्यान देंगे और पैराग्राफ में ये ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा इतस्ततः विहरन्ति, इधर उधर घूमते हैं। तो कहाँ घूमते हैं? आकाशे। तो पहले का उत्तर होगा आकाशे। दूसरा है सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशम भवति। सभी जगह उत्पन्न प्रकंपन यानी गर्जना कैसी होती है। तो इसमें उत्पन्न प्रकंपनम जो दिया है ये हम ढूंढते हैं। हमें यहां मिलेगा सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भवति। तो एक शब्द में उत्तर देना हो तो कैसा होता है कंपन? भयंकर होता है। तो एक शब्द में उत्तर लिखेंगे भयंकरम। तीसरा प्रश्न है जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति। पानी की कमी के कारण कौन सूखते हैं? तो क्रिया क्या है? शुष्यन्ति। अब इस क्रिया को हम ढूंढते हैं तो हमें यहां मिलेगा तडागाः शुष्यन्ति। देखिए क्रिया हमें यहां मिल गई है। अब इस क्रिया से हम ढूंढें कौन सूख जाते हैं तो हमें उत्तर मिलेगा तडागाः। तो एक शब्द में उत्तर होगा तडागाः यानी तालाब सूख जाते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति। पर्यावरण किस प्रकार असंतुलित हो जाता है। तो हमें दो शब्द ध्यान देने हैं, पर्यावरणम और असंतुलितम, ये ढूंढने हैं। तो अंतिम लाइन में मिलेगा पर्यावरणम असंतुलितम भवति। तो हम लिखेंगे सघन विपिना नाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है कदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदवः निपतन्ति। पानी की बूंदें भगवान के आशीर्वाद की तरह से कब धरती पर गिरती हैं। तो इस लाइन को हम ढूंढें तो हमें यहां मिल जाएगा जल बिंदवः भुवि निपतन्ति। तो हम उत्तर लिखेंगे यदा वृष्टि भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदवः भुवि निपतन्ति। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्राणिनः कदा म्रियन्ते। जीव जंतु कब मरते हैं। तो म्रियन्ते क्रिया है, इसको हम ढूंढते हैं और हमें इस पैराग्राफ में मिलेगा ये म्रियन्ते क्रिया यहां मिल गई। तो कब मरते हैं? तो इस लाइन को शुरू से देखें। यदा अतिवृष्टि भवति तदा महती विपदा संजायते। जब बारिश ज्यादा होती है तो मुसीबत आती है। नदियों के किनारों पर स्थित छोटे छोटे घर पानी में डूब जाते हैं। पशु पक्षिणः लघवः प्राणिनः च म्रियन्ते। और इस प्रकार पशु पक्षी और छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। तो ये था इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए एक सही शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हम लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ में बार बार किसका जिक्र आया है? वर्षा का। तो हम लिख सकते हैं वर्षा कालः। तो ये सही शीर्षक होगा वर्षा कालः। और यदि दूसरा शीर्षक देखें तो हम लिख सकते हैं असंतुलितम पर्यावरणम। यहां जो दिया है असंतुलितम पर्यावरणम, इसको हम यहां लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इस प्रकार चौथा प्रश्न इसमें है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति। किसान खेत जोतकर बीज बोते हैं। अत्र किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो क्रिया यानी धातु रूप। तो कौन सा है? वपन्ति यानी बोते हैं। दूसरा है असंतुलितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। असंतुलितम ये विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य कौन है? यानी असंतुलित क्या हो गया? तो पर्यावरणम। ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगला है अरण्यानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अरण्यानाम यानी जंगलों का या जंगलों की। तो इसके लिए कौन सा शब्द आया है? विपिना नाम यानी जंगलों की। अंतिम है दुखिताः इति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम। दुखिताः यानी दुखी, इस शब्द का विलोम शब्द क्या आया है? मुदिताः यानी प्रसन्न। तो ये था पहला भाग अपठित अवबोधनम जो 10 अंक का होता है। दूसरा है खंड ख रचनात्मकम कार्यम 15 अंक का होता है। तो इसमें 5 अंक का होगा पत्र लेखन। प्रश्न दिया है भवान दिवाकरः। आप दिवाकर हैं। आपका नाम क्या है? दिवाकर। स्वमातुलम निमंत्रयितुम लिखितम पत्रम मंजूषायाः पदैः पूरयित्वा पुनः लिखत। अपने मामा को निमंत्रण यानी आमंत्रित करते हुए
लिखे हुए इस पत्र में जो रिक्त स्थान हैं उन्हें मंजूषा की सहायता से भरना है। सबसे पहले वाराणसी तः यानी वाराणसी से, तो ये स्थान का नाम है, और दिनांक, यहां हमें दिनांक लिखनी है। तो हम यहां दिनांक लिखेंगे 26/12/2023। जिस दिन हम ये पत्र लिखें उसी दिन हम ये दिनांक लिखेंगे। इसके बाद आदरणीय, ये पत्र किसको लिखा जा रहा है? स्वमातुलम, अपने मामा को। तो मंजूषा में देखें कि यहाँ के लिए कौन सा रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है मातुल। तो आदरणीय मातुल, आदरणीय मामा जी, सस्नेहम नमः, सादर प्रणाम, अत्र कुशलम डैश। ये एक वाक्य आपको याद करना ही पड़ेगा। हर पत्र में दिया हुआ होता है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां सब कुशल मंगल है, आशा है वहां पर भी कुशल मंगल होगा। तो यहां होगा तत्रास्तु। क्या लिखेंगे इस रिक्त स्थान में? तत्रास्तु। आगे बढ़ते हैं। भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न, आप यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न क्या होंगे? तो भविष्यति, 3 नंबर पे हम लिखेंगे भविष्यति। आप यह जानकर प्रसन्न होंगे यत मम वार्षिक परीक्षायाः परिणामः आगतः, मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। अहम डैश सर्वाधिकान अंकान प्राप्तवान अस्मि, तो मैंने अंक प्राप्त किए हैं। किसमें? तो यहां हम लिखेंगे परीक्षायाम, परीक्षा में मैंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सर्वाधिकानाम अंकानाम लब्धि कारणात, यानी सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मानाय राज्य सर्वकारेण डैश चितः अस्मि, चुना गया हूं। तो अस्मि अहम के साथ आता है, तो हम यहां लिखेंगे अहम, अहम चितः अस्मि, मैं चुना गया हूं। तत्र सम्मान स्थले डैश अभिभावकाः आमंत्रिताः सन्ति, वहां सम्मान स्थल पर अभिभावक आमंत्रित हैं। कौन अभिभावक? सर्वेपि, सभी अभिभावक। तो हम लिखेंगे यहां सर्वेपि। मम सम्मान कार्यक्रमे भवान अपि, मेरे सम्मान कार्यक्रम में आप भी डैश भवतु, तो उपस्थितः भवतु। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? उपस्थितः। इति मम महती इच्छा वर्तते, ये मेरी बड़ी इच्छा है। यतो ही अभिभावकेषु भवान अन्यतमः वर्तते, क्योंकि अभिभावकों में आप अलग ही हैं, आप श्रेष्ठ हैं। माता महयो चरणयो हो, तो नाना नानी के चरणों में मम, मेरा साष्टांग, साष्टांग प्रणामांजलि ही, प्रणाम कहना है। तो यहां लिखेंगे साष्टांगम। आगे दिया है भवदीय भागिनेयः, आपका भांजा। तो यहां भांजे का नाम क्या दिया है पत्र में? दिवाकरः। तो अंत में हम यहां लिखेंगे दिवाकरः। इस प्रकार हमने ये पत्र पूरा लिखा। जो रिक्त स्थान हमने लिखे हैं वो इस प्रकार लिखे हैं। सबसे पहले हमने दिनांक यहां लिख दिया, मातुलः तत्रास्तु भविष्यति परीक्षायाम लब्धि कारणात् सर्वेपि उपस्थितः साष्टांगम दिवाकरः। तो ये थे सभी रिक्त स्थान। अगला प्रश्न जो दिया है वो है चित्र की सहायता से वाक्य लिखने हैं। इस चित्र को गौर से देखें। देखिए सूर्य उदय हो रहा है, आसमान में चंद्रमा है, यहाँ नदी बह रही है, वृक्ष हैं, ठीक है, यहाँ पे फूल खिल रहे हैं। तो इस प्रकार हम कई वाक्य बना सकते हैं। जो शब्द दिए हैं उन पे ध्यान दें। वहति, बह रही है, उद्यानस्य यानी बगीचे का, पुष्पाणि, फूल, नदी, ये नदी, वृक्षाः, ये वृक्ष यहाँ दिए हैं, आकाशे, आसमान में, पर्वतः, ये पर्वत है सामने, दृश्यम, ये दृश्य, हरितिमा, हरियाली, सूर्यः, ये सूर्य, चंद्रः, ये चंद्रमा, उदेति, उदय हो रहा है, उग रहा है, प्राकृतिकम, प्राकृतिक, पादपाः, पेड़ पौधे। तो हम वाक्य क्या क्या बना सकते हैं? सबसे पहले सूर्य को लेके लिखें तो सूर्यः उदेति, तो एक वाक्य बन जाएगा सूर्य उदय हो रहा है। तो ये कुछ वाक्य हमने यहाँ लिखे हैं। सूर्यः उदेति, सूर्य उदय हो रहा है। आकाशे चंद्रः अस्ति, आसमान में चंद्रमा है। एका नदी वहति, एक नदी बह रही है। नदी तीरे वृक्षाः सन्ति, नदी के किनारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं। प्राकृतिकम दृश्यम सुंदरम अस्ति, प्राकृतिक दृश्य सुंदर है। तो ये वाक्य हमने बनाए हैं। आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, वृक्षेषु फलानि सन्ति, इस प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रश्न 3 के अथवा में दिया हुआ है।
नीचे मंजूषा में जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से इस विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। विषय है क्रीड़ा महत्वम, खेल का महत्व। शब्द हैं महत्वपूर्णम, सर्वेभ्यः, अनिवार्यम, स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए, जीवनम, संयमः यानी संयम, स्थानम, स्थान, सफलाः, सफल, जनाः, लोग, क्रीड़ा, खेल। तो इन शब्दों की सहायता से हमने वाक्य बनाए हैं। जीवने क्रीडायाः विशिष्टम महत्वम अस्ति। जीवन में खेल का विशिष्ट महत्व है, विशेष महत्व है। स्वास्थ्याय क्रीडनम अनिवार्यम अस्ति। स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। क्रीडनेन दिनचर्या अनुशासिता भवति। खेलने से हमारी दिनचर्या अनुशासित होती है। क्रीडया जनः ऊर्जावान भवति। खेलने से आदमी ऊर्जावान होता है, ऊर्जा आती है। क्रीडा क्षेत्रे अनेके जनाः सफलाः भवन्ति। खेल के क्षेत्र में अनेक लोग सफल होते हैं। आप इन शब्दों की सहायता से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए इन वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करके लिखिए। केवल 5 वाक्यों का अनुवाद करना है। पहला है, देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो देश की यानी देशस्य, शिक्षा व्यवस्था यूं का यूं रहेगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो उत्तमा अस्ति। तो वाक्य बनेगा देशस्य शिक्षा व्यवस्था उत्तमा अस्ति। अगला है, क्या तुम विदेश में पढ़ोगे? तो क्या यानी किम, तुम यानी त्वम, विदेश में, विदेशे, पढ़ोगे, पठिष्यसि। तो वाक्य बनेगा किम त्वम विदेशे पठिष्यसि। क्या तुम विदेश में पढ़ोगे? अगला है, मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूं। मैं यानी अहम, सुबह प्रातः 8 बजे, अष्टवादने, विद्यालय जाता हूं, विद्यालयम गच्छामि। तो अहम प्रातः अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूं। अगला है, आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है? तो आपके यानी भवतः, संस्कृत शिक्षक का, तो संस्कृत शिक्षकस्य, नाम यानी नाम क्या है? तो किम अस्ति। भवतः संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम अस्ति। अगला है, संसार में सभी सुखी रहें। तो संसार में यानी संसारे, सभी, सर्वे, सुखी, सुखिनः, रहें, भवन्तु। ये श्लोक की लाइन भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगला है, छात्र अध्ययन करें। तो करें तो यानी ये बहुवचन है, तो छात्र का बहुवचन होगा छात्राः। अध्ययन का अध्ययनम, करें, कुर्वन्तु। छात्राः अध्ययनम कुर्वन्तु। अनुवाद में अंतिम है, तुम सब श्लोक लिखो। तो तुम सब यानी यूयम, श्लोक, श्लोकम, लिखो, लिखत। यूयम श्लोकम लिखत। तुम सभी श्लोक लिखो। अगला खंड है खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला है, संधि विच्छेद या संधि कार्य। अस्य पिता किम तपः तेपे। तो तपः प्लस तेपे, विसर्ग के आगे त तो स बनेगा, उत्तर होगा तपस्तेपे। प्रकृतेराराधना। तो प्रकृतेः प्लस आराधना। अस्मात् प्लस नगरात, तो त का न बनेगा, आधा न, तो हम लिखेंगे अस्मान नगरात। अन्योपि, अन्यः प्लस अपि। किंचिद वित्तम। तो त तीसरे वर्ण में बदलेगा, त थ द में, तो बनेगा किंचिद वित्तम। इसे 2 प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर या अलग अलग। द हलंत रहेगा और किंचिद वित्तम। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों का समास या समास विग्रह दिए गए विकल्पों में से चुन के लिखना है। पहला है, दोष भाजनम। तो दोषस्य भाजनम, दोष का भागी। अगला है, काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। काकचेष्टः विद्यार्थी यानी कव्वे की चेष्टा जैसी चेष्टाएं हैं जिसकी, वह। तो सही विकल्प होगा काकः इव चेष्टा यस्य सः। कव्वे के जैसी चेष्टाएं हैं जिसकी, वह। तीसरा है, जलद त्वम पर्वत कुलम आश्वास्य रिक्तोसी। तो पर्वत कुलम क्या बनेगा, पर्वतानाम कुलम, पर्वतों का कुल। अगला है, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। हयाश्च घोड़े, नागाश्च हाथी। इन दोनों को मिलाकर लिखें तो बनेगा हय नागाः।
अगला है मलेन सहितम यानी गंदगी सहित, तो बनेगा समलम। समलम मलेन सहितम। अगला प्रश्न दिया है प्रकृति प्रत्यय। पहला शब्द दिया है बुद्धिमान, तो बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान। दूसरा है अभ्यधिका, तो अभ्यधिका यानी टाप प्रत्यय है, तो अभ्यधिक प्लस टाप। टाप में क्या शेष रहता है? आ, तो अभ्यधिका। अगला है क्रूर तल। तल में ता बचता है, तो बनेगा क्रूरता। लेकिन वाक्य दिया है त्वम मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूर प्लस तल भक्षयसी, तो क्रूरता से खाते हो, तो बनेगा क्रूरतया। यहां थोड़ा सा विभक्ति का ध्यान देना पड़ेगा। चारों ही शब्द क्रूरता से बनाए हुए हैं, लेकिन क्रूरता से खाता है तो बनेगा क्रूरतया। अगला है सम प्लस त्व, तो त्व में त्वम नपुंसकलिंग में बनेगा समत्वम। प्रत्यय में अंतिम प्रश्न है तपस्विनी, तो तपस्विन प्लस गीप मिलकर बनेगा तपस्विनी। गीप में ई शेष रहता है। आठवां प्रश्न दिया है वाच्य के अनुसार संवाद पूर्ति कीजिए, तो भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया, तो मया अगर कर्ता तृतीया में है तो आत्मनेपद की धातु होगी रुद्यते, रोया जाता है, तो क्या बनेगा मया रुद्यते। अगला है सह दीनः इति जानन्नपि स कृषकः डैश पीड़यति, वह दुखी है, यह जानता हुआ भी वह किसान उसे पीड़ा दे रहा है। उसे यानी उसको, तो हम लिखेंगे तम। अगला है किम एतत् भवता न डैश, तो कर्ता में जब तृतीया है यानी आपके द्वारा, तो प्रथम पुरुष एक वचन का आएगा दृश्यते, तो भवता न दृश्यते, क्या यह तुम्हारे द्वारा नहीं देखा जा रहा है। अंतिम है डैश पुत्राय बाल्य महत विद्या धनम यच्छति, तो वाच्य के अनुसार देखें तो क्रिया है यच्छति, परस्मयी पद की है। विद्या धनम कर्म में द्वितीय है, तो कर्ता में प्रथमा होगी पिता, तो पिता पुत्राय बाल्य महत विद्या धनम यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या रूपी धन देता है। अगला प्रश्न है समय सूचक शब्द, तो दिनचर्या दी हुई है अधोक्षजः ब्रह्म मुहूर्ते, अधोक्षज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, तो साढ़े को कहते हैं सार्ध, 3 को कहते हैं त्रि और बजे वादने, इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं सार्ध त्रिवादने। अगला है सह 4 बजे, 4 बजे को चतुर्वादने, 4:30 सार्ध चतुर्वादने, साढ़े का मतलब होता है सार्ध और 4 का यानी चतुर, वादने बजे। 5:15 सवा को कहते हैं सपाद, पंचवादने 5 बजे, तो 5:15 सपाद पंचवादने। 11:45 पौने को कहते हैं पादोन, 12 को कहते हैं द्वादश बजे को वादने। याद रहे यहां दिखाई आपको दे रहा है 11, लेकिन इसको हम बोलेंगे 11:15, यानी एक हिस्सा कम है किसमें 12 बजने में, तो पादो न 15 मिनट कम है द्वादश वादने 12 बजने में, तो 11:15 बजे। अगला प्रश्न है अव्यय पदों से रिक्त स्थान भरने हैं। डैश आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, तो इसमें देखिए तत्र पहले से आया हुआ है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा यत्र लिखना है, तो यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां है वो धूर्त स्त्री वहीं चलो। अरे परभृत, हे दूसरों पर आश्रित रहने वाली कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामी तरहि कुत्र स्युः पिकाहा, अगर मैं तुम्हारी संतान को न पालूं तो कोयल कहां से हो, तो यहां लिखेंगे यदि। अगला है तत्तनयः तत्र एव छात्रावासे अध्ययने संलग्नः संभूत, उसका बेटा वहीं छात्रावास में पढ़ने में संलग्न हो गया। अंतिम है त्वम कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत आरक्षी, तुम्हें जेल की सजा होगी, यह कहते हुए वह आरक्षी यानी सिपाही जोर से हंसने लगा। अगला प्रश्न है रेखांकित अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध शब्द चुन के लिखना है। मार्गम गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, तो मार्गम यानी रास्ते को हमें लिखना है रास्ते में, तो बनेगा मार्गे, रास्ते में, तो रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा।
सह ह्यः पदातिरेव चलिष्यति। तो सह यानी वह, ह्यः यानी बीता हुआ कल, तो क्रिया भी भूतकाल की होगी, तो हम लिखेंगे अचलत। सह ह्यः पदातिरेव अचलत। अगला है किम सा कुपितः एवं भणति। क्या वह क्रोधित होकर इस प्रकार बोलती हैं। तो सा ये स्त्रीलिंग है, कुपितः ये पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, कुपिता। ये भी देखिए कुपिताः ये बहुवचन हो जाएगा, हमें एक वचन में लिखना है कुपिता। अगला है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सर्वे ये है बहुवचन, क्रिया है प्रणमति एक वचन की, तो बहुवचन की क्रिया क्या होगी, प्रणमंती, तो हम लिखेंगे प्रणमंती। अगला खंड है खंड घ, पठित अवबोधनम। सबसे पहले एक गद्यांश दिया है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है न्यायाधीशः कम दोष भाजनम अमन्यत। न्यायाधीश ने किसको दोषी माना था। तो यहां देखिए आरक्षिणम, आरक्षी को, उस सिपाही को दोष भाजनम माना था। आरक्षी चोर्याभियोगे तम जनम कुत्र नीतवान। वह सिपाही उस व्यक्ति को चोरी के आरोप में कहां लेकर गया। तो नीतवान अगर देखेंगे तो ये क्रिया हमें यहां मिलेगी, इस वाक्य में इसका उत्तर है। तो वो कहां लेके गया था, न्यायालयम, न्यायालय में, अदालत में ले गया था। अगला है न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च किम आने तुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने उस आरक्षी यानी सिपाही और उस अभियुक्त को क्या लाने का आदेश दिया। तो हम यहां देखेंगे न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को शवम, ये देखिए लाश, न्यायालय में लाने का आदेश दिया। इसमें अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर। उभौ कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। दोनों किस प्रकार अदालत की ओर चले। इस प्रश्न के शुरू में दिया है उभौ यानी दोनों, इसे हम पहले लिखेंगे और आगे लिखेंगे काष्ठ पटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। वे दोनों लकड़ी के फट्टे पर रखी हुई और कपड़े से ढकी हुई उस देह को कंधे से ढोते हुए न्यायालय की ओर चले। अगला है कर्मचारी समागत्य किम न्यवेदयत। कर्मचारी ने आकर क्या निवेदन किया। तो ये लाइन हम देखेंगे कहां पर दी हुई है, ये देखिए यहां मिल जाएगी हमें। कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत यत इतः कोश द्वयांतराले कश्चित् जनः केनापि हतः तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते आदिश्यताम किम करणीयम इति। ये पूरी लाइन हमें लिख देंगे। तीसरा प्रश्न दिया है न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः किम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने क्या सुना। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, ये देखिए न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। अगला प्रश्न होगा निर्देशानुसारम उत्तरत। अमन्यत इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम। वाक्य में आया है अमन्यत, माना, इसका कर्ता कौन है। तो किसने माना था। तो वाक्य में देखिए अमन्यत यहां दिया हुआ है, ये इसका कर्ता कौन है, सह। तो हम लिखेंगे सह या हम लिख सकते हैं बंकिम चंद्रः, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न इसमें दिया है पट्टाच्छादितम, कपड़े से ढकी हुई, इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम। इस विशेषण शब्द का विशेष्य कौन है, कपड़े से क्या ढकी हुई है। तो यहां देखिए पट्टाच्छादितम देहम, तो सही उत्तर क्या होगा, देहम। अगला प्रश्न दिया है समीपम इत्यस्य किम पर्याय पदम। समीपम का पर्यायवाची शब्द क्या आया है। तो ऊपर देखिए चलते हैं, यहां पे निकषा एक शब्द होगा, राजमार्गम निकषा यानी पास में, तो उत्तर होगा निकषा। तो इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर हमने यहां लिख दिए हैं, सह, देहम, निकषा। अगला प्रश्न है पठित पद्यांश। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। यहां पर जीवन कठिन हो गया है, प्रकृतिरेव शरणम, अब तो प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुचि यानी पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। महानगर मध्य चलदनिशम कालायस चक्रम। लोहे का चक्र महानगरों में दिन रात चल रहा है, और दिन रात चलता हुआ मनः शोषयत, मन का शोषण करता हुआ, तनु पेशयद, शरीरों को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम,
हमेशा वो वक्र टेढ़ा चल रहा है। दुर्दांतई दशनैरमुना श्यानैव जनग्रसनम, यानी यह कलयुग अपने दुर्दांतों से, भयंकर दांतों से लोगों को न खाए, लोगों का ग्रास न बनाए। पर्यावरण शुचि पवित्र हो, स्वच्छ हो। पहला प्रश्न है अत्र किम दुर्वहम जातम, कठिन क्या हो गया है? तो यहां देखिए जीवितम, जीना कठिन हो गया है। अगला प्रश्न है महानगरे कालायास चक्रम कदा चलती, महानगरों में लोहे का चक्र पहिया कब चलता है? तो यहां दिया हुआ है अनिशम, चलद निशम, तो हमें लिखना है अनिशम। निशम इसके आगे अ लिखेंगे, अनिशम। तीसरा प्रश्न है पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए? तो दिया है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुचि यानी पवित्र या स्वच्छ होना चाहिए। अगला प्रश्न है कालायस चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, लोहे का पहिया क्या करता हुआ टेढ़ा चल रहा है? इसमें प्रश्न सूचक जो शब्द है वो है किम। इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है? इस पंक्ति को देखें श्लोक में। तो श्लोक में ये लाइन कहां दी हुई है? ये देखिए मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। तो किम के स्थान पे हमें लिखना है मनः शोषयत तनु पेशयत, और ये वाक्य बनेगा कालायस चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत वक्रम भ्रमति, टेढ़ा चल रहा है। इन दोनों के स्थान पे हम वो लिख देंगे। अगला है केन जनग्रसनम न स्यात्, किससे लोगों का ग्रसन, लोगों का ग्रास न हो? तो केन यहां दिया हुआ है दुर्दांतई दशनैरमुना, यानी भयंकर दुर्दांतों से, भयंकर दांतों से लोगों का ग्रसन न हो। का अस्माकम शरणम अस्ति, हमारे शरण कौन है? तो इसमें का ये प्रश्न सूचक शब्द है, इसके स्थान पे हम लिखेंगे प्रकृति। यहां दिया हुआ है प्रकृति रेव शरणम, तो हम लिखेंगे प्रकृति ही। तो बन जाएगा प्रकृति अस्माकम शरणम अस्ति, प्रकृति ही हमारी शरण है, उसी का सहारा है। निर्देशानुसारम उत्तरत सर्वदा इति पदस्य पर्याय पदम, सर्वदा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा आया है? तो श्लोक में देखिए शब्द है सदा, यहां पर दिया हुआ है सदा, इसी का अर्थ है सर्वदा। अगला है सुकरम इति पदस्य विलोम पदम, सुकरम यानी आसान, विलोम क्या है? दुर्वहम। पहला शब्द है दुर्वहम, म हलंत रहेगा क्योंकि इसमें अत्र का अ मिला हुआ है, तो दुर्वहम। अंतिम प्रश्न है दुर्दांतई दशनई, इन दोनों में से विशेषण कौन है? कैसे दांत? भयंकर, तो विशेषण है दुर्दांतई ही। अगला प्रश्न है पठित नाट्यांश, राम सिंहासन पर बैठे हैं, तभी विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जा रहे दो तपस्वी कौन? कुश और लव वहां प्रवेश करते हैं। पहला प्रश्न है कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः, लव और कुश के वंश के कर्ता कौन हैं? तो अंत में दिया है सहस्रदिधीति ही, यानी सूर्य हैं। कौ अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा का नाटक कौन करते हैं? तो यहां दिया हुआ है अनिच्छाम नाटयतः, कौन करते हैं नाटक? उभौ यानी दोनों। तो आप यहां उभौ लिख सकते हो या दोनों का नाम कुश लवौ ये भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न दिया है कुश लवयोः मार्गम कः निर्दिशति, लव और कुश को रास्ता कौन दिखा रहा था, कौन निर्देश दे रहा था? तो यहां दिया हुआ है विदूषकः, विदूषक उनके रास्ते का यानी उनको मार्गदर्शन दे रहा था, मार्गदर्शन कर रहा था। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर। पहला है हिमकरः कस्मात् भावात् पशुपतेः मस्तके व्रजति, चंद्रमा किस भाव के कारण भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहता है? तो प्रश्न सूचक शब्द है कस्मात् भावात्, इसके स्थान पे हम श्लोक में से एक शब्द लिखेंगे बाल भावात्। क्या लिखेंगे? बाल भावात्। तो उत्तर बनेगा हिमकरः बाल भावात् पशुपतेः मस्तके व्रजति, चंद्रमा बाल भाव बचपने के कारण भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहता है। अगला है कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च किम पृच्छतः, लव और कुश राम के पास जाकर और प्रणाम करके क्या पूछते हैं? तो प्रश्न सूचक शब्द है किम, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर हम लिखेंगे जो हमें यहां
इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर प्रणाम करके कहते हैं। क्या कहते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य। इसको नोट कर लें, अपि कुशलम महाराजस्य। तो इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे और पूरा उत्तर बनेगा कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च पृच्छतः। और आगे लिख दें क्या? किम कुशलम महाराजस्य। रामः कथम कुशलवयोः वंश परिचयम पृच्छति। राम लव कुश के वंश का परिचय कथम पृच्छति, क्यों पूछते हैं? तो अंत में दिया हुआ है उनके सौंदर्य जनित कौतूहल से। तो कथम के स्थान पे लिख देंगे कौतूहलेन, जिज्ञासा के कारण पूछते हैं। तो रामः कौतूहलेन कुशलवयोः वंश परिचयम पृच्छति। अगला है ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। अत्र कर्तरी पदम किम, यहाँ कर्ता कौन है, कौन प्रवेश करते हैं? तो कुशलवौ, ये दोनों यहाँ पर कर्ता हैं। अगला है समीपम गत्वा इत्यस्य पर्याय पदम किम। समीपम गत्वा, पास जाकर, इसका पर्यायवाची क्या आया है? तो ये यहां पर भी दिया हुआ, देखिए रामम उपसृत्य। तो यही वो शब्द है उपसृत्य, जिसका अर्थ है समीपम गत्वा, पास जाकर। इसमें अंतिम है निर्गच्छतः, दोनों निकलते हैं। इसका विलोम शब्द क्या है? निकलते हैं का विलोम आते हैं या प्रवेश करते हैं। तो क्या बनेगा? प्रविशतः। ये हमें शुरू में ही इसके मिलेगा प्रविशतः। तो ये हमें लिख देना है प्रविशतः, प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये था प्रश्न संख्या 14। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माणम। अहम वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम वनात् बहिष्करिष्यामि। मैं वन्य जीवों पर आक्रमण करने वाले को जंगल से बाहर कर दूंगा। तो वनात्, तो वनात् के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? कस्मात्। तो हम यहां इसका लिखेंगे कस्मात्। ये हमने लिख दिया कस्मात्। निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। तो गले में बांधकर, तो हम लिखेंगे कुत्र, कहां बांधकर। यहां कस्मिन भी लिखा जा सकता है, लेकिन कुत्र सही रहेगा। चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। तो हम पूछेंगे कौन जाग गया? तो उत्तर होगा कः। गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। शुंडेन पोथयित्वा, सूंड से कुचलकर मारता है। तो शुंडेन, तो हम लिखेंगे केन, किससे कुचल के मारता है। अगला है आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषाम वचः। यह विद्वानों का वचन है, विद्वानों की वाणी है। तो हम पूछेंगे किसका वचन है? तो हम लिखेंगे केशाम वचः, किन का वचन है, किन की वाणी है। अगला प्रश्न है अन्वय पूर्ति। श्लोक दिया है आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम उद्दाम दाव विधुराणी च काननानी नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तोसी यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। अब इसका अन्वय देखिए, हे जलद, ये सबसे पहले दे दिया है जलद, त्वम, तुम। अब पहली लाइन यहां दी है पर्वत कुलम उद्दाम दाव विधुराणी। अब इसके आगे क्या है? काननानी। तो ये काननानी तो हम लिखेंगे यहां पर, और सबसे पहले क्या बच गया इस लाइन में? तपनोष्ण तप्तम। तो ये शब्द है तपनोष्ण तप्तम, ये यहां पे लिखेंगे यहां पर, और यहां आएगा काननानी। च और आश्वास्य, इसमें देखिए ये आश्वास्य यहां देकर के नाना नदी शतानी ये लिखा है। अब क्या बच गया? पूरयित्वा। तो यहां लिखेंगे पूरयित्वा, नदी तालाबों को पूर्ण करके। यत् त्वम रिक्तः असि, तुम खाली हो गए हो। सा रिक्तता, यह खालीपन ही। तव, क्या बच गया? उत्तमा, यहां लिख देंगे उत्तमा श्री ही, यही तुम्हारी शोभा है। तो इन रिक्त स्थानों को भरते हैं। ये देखिए, हे जलद त्वम तपनोष्ण तप्तम पर्वत कुलम उद्दाम दाव विधुराणी काननानी च आश्वास्य नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा च यत् स्वयं रिक्तः असि सा रिक्तता एव तव उत्तमा श्री अस्ति। वही खालीपन तुम्हारी शोभा है, तुम्हारी सुंदरता है। अगला प्रश्न है भावार्थ लिखिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। इस विचित्र संसार में
कोई भी निरर्थक नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है। अश्वचेत धावने वीरः, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है, महान है। भारस्य वहने खरः, तो खरः यानी गधा भार ढोने में वीर है। अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति, इस श्लोक का भाव है यत् कि अस्मिन् विचित्रे संसारे किंचिदपि वस्तु निरर्थकम न अस्ति, इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। यतः, क्योंकि यदा धावनस्य कार्यम भवति, जब दौड़ने का कार्य होता है, तदा तब अश्वस्य प्रयोगः भवति, घोड़े का प्रयोग होता है। परंतु लेकिन यदा भार वहनस्य कार्यम भवति, जब भार यानी वजन ढोने का काम होता है, तदा खरस्य एव आवश्यकता भवति, तब गधे की ही आवश्यकता होती है। ये रिक्त स्थान हमने इस मंजूषा से लेकर भर दिए हैं। अगला प्रश्न है, कथाक्रमानुसारम लिखत, दिए गए वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार लिखिए। ये वाक्य जननी तुल्य वत्सला पाठ से हैं। सबसे पहले क्या होता है, गाय कहती है बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या कहती है, तथापि मम अस्मिन् पुत्रे विशिष्टः स्नेहः, इस पुत्र पर, इस बैल पर मेरा बहुत ज्यादा स्नेह है। स्नेह का कारण क्या बताती है, यतो ही अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, ये दूसरों से कमजोर है। इसके बाद कौन सा आएगा, सर्वेषु संतानेषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी बच्चों से माता समान प्रेम करती है। इसके बाद तथापि दुर्बले सुते मातुः अधिका कृपा भवति, फिर भी कमजोर बच्चे पर माता का स्नेह अधिक होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रस्य हृदयम अद्रवत, सुरभि गाय की बातें सुन के इंद्र का हृदय द्रवित होता है। वह उसे कहता है कि आप जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और अंत में क्या होता है, तेज हवाओं के साथ बादल गरजते हैं और खूब बारिश होती है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे। ये यहाँ पर सही क्रम दिया है। अगला प्रश्न है, प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, प्रसंग के अनुसार सही अर्थ का चयन कीजिए। केवल 3 ही करने हैं। पहला है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे न स्यात्, पाषाणी सभ्यता निसर्गे यानी प्रकृति में नहीं होनी चाहिए। तो निसर्गे का अर्थ है प्रकृतौ, प्रकृति में। अगला है, चपेटया प्रहृत्य, थप्पड़ से प्रहार करके। तो प्रहृत्य का अर्थ क्या है, ताड़यित्वा, मार करके। दुर्बले सुते, कमजोर बेटे पर। तो इसका क्या है, निर्बले पुत्रे, कमजोर बेटे पर। अगला है, अर्थ कार्शेन, धन की कमी से। तो सही उत्तर होगा धन अभावेन, मिलाकर लिखा है धनाभावेन, धन की कमी से। तो ये था कक्षा 10 संस्कृत का सैंपल पेपर। इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।